हम जो है इस लेक्चर में, इस वीडियो में जेईई में एनटीए जो मॉक टेस्ट ले रहा है उसके मॉक टेस्ट 28 का, जेईई वाले 28 मॉक टेस्ट का हम मैथ सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, 2 सेट्स ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं। पहले सेट्स ऑफ वेक्टर में 3a - 5b दिया हुआ है और इस सेट का दूसरा वेक्टर है 2a + b। ये दोनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और फिर दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है a + 4b और उसका दूसरा वेक्टर दिया हुआ है इस सेट का, दूसरे सेट का -a + b वेक्टर। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए पहले 3a - 5b और 2a + b वेक्टर जो है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो पहले मैंने इसका डॉट क्या किया, 0 के बराबर किया। तो इससे जो है हमने पाया 6a² - 5b² - 7ab = 0। इसी तरह से ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने a + 4b डॉट b - a वेक्टर का डॉट लिया, उसको 0 के बराबर किया, तो इससे ये आया। अब देखिए मैं पहली बात ये कर सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँ किसी तरह से कि 7a.b का वैल्यू मुझे मिल जाए इस दोनों को सॉल्व करके। लेकिन जब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे कोशिश कीजिएगा आप इस दोनों को सॉल्व करने का, तो ये आप नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करो कि a.b को आप एक a.b वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ। तो मैंने वही किया, a.b वाले टर्म को एक तरफ ले गया और बाकी को एक तरफ रखा। तो फिर इधर 7 आया, इस 7 को मैं इस तरफ लाया तो a.b का वैल्यू इस तरह से आ गया 6a² - 5b² / 7। इसी तरह से इस तरफ भी a.b का वैल्यू आ गया 4b² - a² / 3। अब देखिए ये भी a.b है, ये भी a.b है, ये भी a.b है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, ये इसको मैं अगर पहला इक्वेशन बोलूँ, इसको दूसरा इक्वेशन बोलूँ, तो इस दोनों इक्वेशन से क्या हम समझते हैं कि ये इसके बराबर होना चाहिए। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने पाया कि mod of a = √43/25 टाइम्स mod of b। mod of a और mod of b में मैंने रिलेशन पा लिया। अब देखिए मैं क्या किया हूँ कि इसमें क्या किया हूँ, इसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए अब a.b के बीच का एंगल निकालना है, a और b वेक्टर के बीच का। तो a.b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, a.b/ab। अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा कि b को मैं a के टर्म में लिख सकता हूं इस इक्वेशन को यूज करके। तो मैंने यही किया है कि a को मैंने b के टर्म में लिखा है। तो यहां पर देखिए a.b का वैल्यू मैंने यहां से रख लिया 6a² - 5b² / 7 और ab था। तो इसमें मैं a को b से रिप्लेस कर रहा हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 3। और जब मैंने रिप्लेस किया तो b² यहां पर भी ये b में b एक ठो b बनेगा यहां से, तो फिर यहां पर b² क्रिएट होगा, यहां पर भी b² क्रिएट होगा और यहां पर भी b² क्रिएट होगा। ये ऊपर वाले b² और नीचे वाले b² को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, cos थीटा बराबर ये जो टर्म हमारे पास बनेगी वो b से इंडिपेंडेंट होगी और a से भी इंडिपेंडेंट होगी। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 19/5√23 5√43। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ये cos इनवर्स 19/5√23, ये ऑप्शन नंबर सी में है 5√43। हाँ ये ऑप्शन नंबर नहीं, सी में नहीं है, ए में है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करता हूँ। ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए आप पहले इसको ऐसे कीजिए कि आप इसको गुना कीजिए, पहले इसको आप खोलिए, इसको एलसीएम लीजिए यहाँ पे। तो x dy + y dx अपॉन x dx ऐसा होगा एलसीएम लेने के बाद। और इस तरफ हम लिखेंगे 1+, मैं इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ln x + y लिख दूंगा। तो ln x y लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ और इस वाले टर्म को ऊपर ले जाता हूँ इस तरफ। तो ये x dx हो जाएगा अपॉन 1+ ln x y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको गौर से देखिए, ये क्या है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, d ऑफ एक्स वाई। तो मैं वही लिख दिया, d ऑफ एक्स वाई लिख दिया इसको। और इधर x dx अपॉन 1+ ln एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई, अगर मैं इस एक्स वाई को t कह दूँ तो ये भी एक्स वाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, dt = x dx अपॉन 1+ ln ऑफ t का होल स्क्वायर। अब मैं इस तरफ क्या लिख सकता हूँ, मैं इस तरफ इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1+ ln t का होल स्क्वायर dt = क्या लिखूँगा, x dx लिखूँगा। अब हम आराम से इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ a1 a2 a3 आर इन AP एंड d इन कॉमन डिफरेंस देन
टेन इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस टेन इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A2 A3। इसका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? देखिए यहां पर देखिए A1 A2 है, तो देखिए टेन इनवर्स x माइनस वाई का क्या होता है फॉर्मूला? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला? टेन इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये देखिए अगर मैं इसको x बोलूं तो ये y है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? कॉमन डिफरेंस d को मैं लिख सकता हूं A2 माइनस E1। इसी तरह से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये x है ये y है तो इसको मैं लिख सकता हूं A3 माइनस A2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इसको A3 माइनस A2 हुई इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y में खुल जाए। तो देखिए यहां पर मैंने वही किया कि टेन इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A1 A2 लिखा, और इस d को मैं A2 माइनस A1 लिख रहा हूं, ना कि A3 माइनस A2 लिख रहा हूं। अगर ऐसा लिखूंगा तो फिर मैं खोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ये लिखने का। इसलिए मैंने इसको ये लिखा और इसको A3 माइनस A2 लिखा। ठीक है, अब क्या किया? जब ये देखिए ये टेन इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 है, तो ये वास्तव में क्या होता है? टेन इनवर्स A2 माइनस टेन इनवर्स A1। और फिर इसी तरह से ये क्या होगा? टेन इनवर्स A3 माइनस टेन इनवर्स A2। ये देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स A2, यहाँ पर टेन इनवर्स A2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स A3 माइनस टेन इनवर्स A2। तो फिर क्या लगा देंगे? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, और वो होता है उसको जब वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स A3 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A3। देखिए A3 माइनस A1 कितना के बराबर होगा? 2D के बराबर होगा ना, ये 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो मैंने वही लिखा और ऐसे लिखा है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? टेन इनवर्स 2D अपॉन 1 प्लस A1 A3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है इफ एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है, P स्टेटमेंट क्या है? 4 इज एन ऑड नंबर, और एक स्टेटमेंट Q दिया हुआ है, वो है स्टेटमेंट Q है 4 की पावर 3 इज एन इवन नंबर, आर 2 स्टेटमेंट्स। तो कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट 4 निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का निगेशन। देखिए ये कब फॉल्स होता है? P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है? जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो P इज व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P लिखेंगे, पहले P स्टेटमेंट लिखेंगे। 4 इज एन ऑड नंबर, ये पहला P स्टेटमेंट है। फिर बीच में एंड है तो एंड लिखिए, और उसके बाद निगेशन ऑफ Q है, यानी क्या? Q का उल्टा, Q का निगेशन लीजिए। Q क्या स्टेटमेंट था? 4Q इज एन इवन नंबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 4Q इज नॉट एन इवन नंबर, ये होगा इसका निगेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्किल। 2 सर्कल दिया हुआ है, एक S1 है, S1 सर्किल को हम मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस सर्किल के 2 पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्किल S2। जहां पर देखिए ये सर्किल, एक सर्किल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, जिसको हम S1 मान लेते हैं, और दूसरा S2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये S1 है, ये S2 है। बोल रहा है क्या? ये जहां पर कट करेगा, यानी कि ये इस 2 पॉइंट पर मान के चलिए ये सर्किल कट किया, तो इस दोनों पॉइंट पर इस S1 पर जो टेंजेंट खींचेंगे तो वो किसी P पॉइंट पर कट करता है, तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है। तो देखिए अब मैं मान लेता हूं इस P पॉइंट को h, k। तो देखिए इस अगर S1 का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये क्या है? ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? इस पॉइंट के लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? t इक्वल टू 0। तो देखिए कोड ऑफ t इक्वल टू 0 मैं कैसे लिखूंगा? hx प्लस ky इक्वल टू 16। तो ये किस लाइन का इक्वेशन हो गया? ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हो गया। और इसका दूसरा इक्वेशन और क्या होगा? S1 माइनस S2। ये कॉमन कोड भी है इस दोनों सर्किल का, ये क्या है? ये कॉमन कोड है, और कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होता है? S1 माइनस S2। तो देखिए S1 माइनस S2 मैं निकालता हूं। S1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, और S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, माइनस 16 प्लस 6y प्लस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो गया? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 8। तो 6x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये किस चीज का इक्वेशन है? ये कॉमन कोड का। तो देखिए कॉमन कोड और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों तो एक ही चीज है, यानी कि इसके कोएफिशिएंट, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, ये क्या है? hx अपॉन 16 प्लस ky अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, और ये क्या है? 6x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। तो आइडेंटिकल कब होगा? जब h अपॉन 16 6 अपॉन 8 के बराबर होगा। 8 टू 16, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। इसी तरह से k अपॉन 16 बराबर होगा 8 अपॉन 8 के, 8 8 8 कट गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया? 16, यानी कि h 12 है और
के 16 है, तो 12,16 ये बी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इसमें कह रहा है एक क्लोज सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर कैसा होगा, इस तरह से होगा, दोनों तरफ से बंद, ऊपर से भी और नीचे से भी बंद। ये एक सीट से बनाया गया है और एक प्लास्टिक से बनाया गया है, जिसका एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर। और अगर इसके वॉल्यूम को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, अगर इसके वॉल्यूम को इस सिलेंडर के वॉल्यूम को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हमको बताना है कि रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो क्या होगा, R/H क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, सिलेंडर में जो इतना सीट लगा, उस सीट का एरिया कितना के बराबर होगा, 2πr² + 2πrh, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, वो दिया हुआ है 100। तो हम यहाँ से क्या h को क्या लिख सकते हैं, h को लिख सकते हैं 100 - 2πr² / 2πr। तो h का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² × h। इसमें मैं h को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने सब्सटीट्यूट किया 100 - 2πr² / 2πr। तो पाई r से πr कटा, तो ऊपर में क्या बचा, इधर बचा r/2 बच गया, r/2 बच गया। अगर इस r को मैं अंदर ले जाऊं, अंदर लेके गुना कर दूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 100r - 2πr3। अब देखिए इस वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये r का फंक्शन है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मैंने यहाँ से पाया r² = 1/100/6π। तो r² का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, r और h का रेशियो निकालना है। तो देखिए r/h लिखिए और r को ऊपर लिखेंगे और h का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। वो है 100 - 2πr² / 2πr। ये 2πr ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2πr² / 100 - 2πr²। तो देखिए मैं r² को क्या लिख सकता हूँ 100/6π लिख सकता हूँ। 100/6π मैंने r² को लिखा, तो ये 2π यहाँ पे कटेगा तो ये 3 बचेगा, और इस तरह से यहाँ पर भी कटेगा तो ये 3 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा r/h = 1/2। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर 3 है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ए है एक और दूसरा बी है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है mod of adjoint of AB = mod of A × mod of B। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट का पावर n-1। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए तो ए बी, अगर ए 3x3 है, बी 3x3 है, तो ए बी क्या होगा, ए बी जो है वो भी 3x3 मैट्रिक्स होगा, ए बी 3x3 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ए बी की पावर मॉड ऑफ ए बी का पावर 3-1, यानी मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर × मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। यानी कि ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, पहला गलत है। अब देखिए ऑप्शन बी को देखिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए बी का इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये कैसे हो सकता है, 1, इसको अगर 1/ लिखें तो सही है, नहीं तो गलत है, ये सीधे सीधे फिल आ रहा है, इसको आप ऐसे ही काट सकते हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट। ये सही है, ये सही भी लग रहा है, अब सीधा सही है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इस सवाल को, और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द एरिया बाय द ग्राफ, एरिया इन कवर्ड बाय द ग्राफ, कितना इस ग्राफ के बीच में एरिया कितना आ रहा है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, mod of x + y = 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है mod of x = 1। देखिए mod of x + y = 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mod को खोलूंगा तो इधर +-2 होगा। तो ये वास्तव में कितने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 2 स्ट्रेट लाइन का, एक है x + y, एक स्ट्रेट लाइन है x + y = 2, और दूसरा है x + y = -2। इसी तरह से mod x = 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x = +-1। तो ये भी कितने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 2 का, एक है x = 1 और दूसरा कितना होगा, x = -1। तो देखिए अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखिए अगर मैं x + y = 2 को ऐसे खींचूंगा तो यहाँ पर ये कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा वैल्यू इसका, 1 होगा, है ठीक है। तो मैं इसके ठीक पैरेलल होगा ये भी लाइन कुछ इस तरह से पैरेलल होगा, तो मैंने पैरेलल खींच दिया, और ये एकदम ऐसे होगा, जितना ओरिजिन से ये दूरी पे होगा उतना ही ओरिजिन से इसकी दूरी होगी। और इसी तरह से x = 1 इस तरह से होगा और x = -1 इस तरह से होगा। तो आप एक बार के लिए सोच कर देखो, ये ग्राफ इस x एक्सिस के ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिक है, और आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको एरिया ये वाला निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है पहले, ये वाला एरिया, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम, इस दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के आप अगर जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ये सोचो ये सिमेट्रिक है, यानी कि इस ट्रेपीजियम का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया किस ट्रेपीजियम का होगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। तो अगर मैं इस ट्रेपीजियम के एरिया को निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे मिल जाएगा क्या, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ट्रेपीजियम का हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहा हूं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इस साइड की लंबाई कितनी है, देखिए यहां पर क्या कितना है, x का वैल्यू -1 है। तो ये कौन सा लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। ये लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें x को अगर -1 मैं रखूं तो y कितना पाऊंगा, 3, यानी कि इसका हाइट कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से अगर मैं x को 1 रखूं उसमें तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि इसका हाइट कितना है, 1 है, यानी कि ये दोनों साइड पैरेलल है और इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है। तो मैं सम ऑफ पैरेलल साइड क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1, जो कि कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, देखिए पैरेलल साइड के बीच का दूरी यहां से यहां तक 1, -1 से 0 तक 1, और फिर यहां से यहां तक 1, 1 1 2। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, 2 है। तो 4 2 जा 8, इस 2 से 2 कटेगा तो कितना हुआ, 4 हो गया। एक ट्रेपीजियम का एरिया 4 हो गया, तो 2 ट्रेपीजियम का एरिया कितना, 8, यानी कि टोटल आंसर कितना होना चाहिए इसका, 8 होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट। तो 9th सवाल है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के nth टर्म तक का समेशन लिखना है। ये सीरीज क्या है, इस सीरीज को आप ठीक से देखिए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1 को क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 - 1/2, 5 - 1 4, 4/2 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 - 1/2 लिख सकता हूँ इस तरह से। तो मैंने वही किया है, 1/2 टाइम्स। तो फिर मैं इसको क्या खोलूँगा, इसको किस तरह से खोलूँगा, इस तरह से खोलूँगा, 1/2 टाइम्स 3/1.1 × 3 -1/1 × 3। इसी तरह से अगला टर्म कैसे खुलेगा, हाफ टाइम्स 5/1 × 3 × 5 -1/1 × 3 × 5। इसी तरह से तीसरा टर्म को मैं कैसे खोलूँगा, इस तरह से खोलूँगा, हाफ टाइम्स 7/1 × 3 × 5 × 7 × 1/3 × 5 × 7। देखिए इस 7 से ये 7 कटेगा, इस 7 से ये 7 कटेगा, इस 5 से ये 5 कटेगा, ठीक है, इस 5 से ये 5 कटेगा, और इस 3 से ये 3 कटेगा। अब देखिए इसका आर्थ टर्म क्या होगा, इसका आर्थ टर्म क्या होगा, ये देखिए, ये अगर r = 1 है तो ये कितना है, 2r + 1। r बराबर अगर ये 2 है तो ये क्या है, 2r + 1। इसी तरह से ये 3 है तो ये क्या है, 2r + 3, 2r + 1 है ये भी, अगर r को मैं 3 ले लूँ तो। इस तरह से आर्थ टर्म क्या होगा, r/1 × 3 × 5 से लेकर कितना तक, 2r + 1 तक। अब मैं देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर वाले को क्या लिखता हूँ, 2r + 1 -1/2। क्योंकि देखिए इसको मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2r बनेगा, और फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, कितना बचेगा, ऊपर r बचेगा। मतलब ये और ये एक ही चीज़ है। अब मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ कि 1/2/1, 2r + 1 को मैंने लिया, 2r + 1 से ठीक पीछे वाला टर्म क्या होगा, 2r - 1। तो 2r + 1 अपॉन ये पूरे वाले सारी चीज़ को लिखूंगा, तो उसमें से 2r + 1 यहाँ पर था, और यहाँ पर भी 2r + 1 था, तो वो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरह से इधर 1 अपॉन यहाँ से कितना तक जाएगा, 1.3.5.2r + 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये tr को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको tn मान लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n - 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n + 1। तो इसीलिए मैंने nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ, मैं nth टर्म को यहाँ से यहाँ तक nth टर्म तक जाऊँगा, उसको लिखूंगा हाफ टाइम्स 1/1.3.5. यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 2n - 1 तक। इसी तरह से 1/1.3.5.2n + 1 तक। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, 5 से 5 घटा 1/1.3, और इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, जिसको मैं काट सकता हूँ। इसी तरह से इसको मैं काट सकता हूँ। तो आप देखिए कि इसके जस्ट वाला बाद वाला इसको कटा रहा है, इसके जस्ट बाद वाला इसको कटा रहा है, तो इसीलिए इसके जस्ट पहले वाला इसको कटा देगा, इसके जस्ट पहले वाला, लेकिन इसको कोई नहीं कटा पाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला अगर एक टर्म होता तो वो इसको कटाता। तो क्या बचेगा इसमें, हाफ के अंदर यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा, तो हाफ के अंदर क्या बचेगा, 3/1.3 यानी कि 1 ये वाला टर्म, और फिर इधर जो है ये वाला टर्म बचेगा, जो कि है 1/1.3.5. यहाँ से लेकर कहाँ तक, 2n + 1 तक। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें हाफ टाइम्स 1 - 1/1.3. ये सी ऑप्शन सही है। चला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक x वेरिएबल है और एक k भी है। तो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट 2 से छोटा है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा, x एक्सिस ये है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऊपर की ओर खुलेगा ये क्वाड्रेटिक। अब देखिए इसके दोनों रूट
2 से छोटे हैं, तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो इधर x इक्वल टू 2 से छोटा वाला चीज सब है x का, तो इसके पहले ही क्वाड्रेटिक 2 बार कट कर जाएगा x एक्सिस को, तभी तो 2 रूट होंगे इसके 2 से छोटे। तो देखिए f(2) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो मैंने पहला कंडीशन लगाया f(2) ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा यानी कि -b/2 है वो भी लेस देन 2 होना चाहिए। तो मैं 2 रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा और k पे मैं 2 रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। तो जब मैं f(2) ग्रेटर देन 0 को खोला तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की यहाँ पर आएगा 4x² था, -20kx था, प्लस 25k² प्लस 15k -66 इक्वल टू 0 था। मतलब इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए 2 पे, तो 2 ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा 2 रखने पर, -40k, मैं इसमें 2 रख रहा हूँ तो ये आ जाएगा, 2 रखने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए जब इसको कीजिएगा सॉल्व तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, 25k² -25k -50 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, k² -k -2 ग्रेटर देन 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k का रेंज आ जाएगा, यहाँ से k का रेंज आ जाएगा, जो k का रेंज आ जाएगा 2 से बड़ा और -2 से छोटा, यानी कि -∞ से -1, -1 से छोटा, -∞ से -1 तक, और 2 से ∞ तक। ये पहला कंडीशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा, दूसरा कंडीशन जब -b/2a यानी कि -b/2a लेस देन 2 करोगे तो माइनस का b कितना है, b का वैल्यू दिया हुआ है -20k, और 2a कितना है, a कितना है 2 × a है 4, 4 × 5 = 20, माइनस माइनस कट गया, ये कितना होना चाहिए, ये लेस देन 2 होना चाहिए। तो k क्या हो गया, लेस देन 5/4, यानी कि k जो है 5/4 से छोटा होना चाहिए। ये कितना है, 1 से थोड़ा बड़ा है, 2 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर 4/5 होगा, तो इससे छोटा होना चाहिए k का वैल्यू। यानी कि इस दोनों इंटरवल में जो कॉमन पॉइंट आएगा वो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, इस दोनों में ये वाला कॉमन पॉइंट आ रहा है -∞ से -1, तो -∞ से -1 क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, नहीं -∞ से -1 इसका आंसर होना चाहिए, हाँ डी ऑप्शन। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन में कर रहा है एक gx फंक्शन दिया हुआ है mod of x - 2 और एक फंक्शन hx उन्होंने एज्यूम किया है g of gx b2 फंक्शन, ये 2 फंक्शन है। तो हमको बताना है इसका वैल्यू h डैश, हमको क्या बताना है, हमारे पास दिया हुआ है एक फंक्शन gx दिया हुआ है, ये gx क्या है mod of x - 2, और दूसरा फंक्शन hx उन्होंने माना है किसको, g of gx को माना है उन्होंने, hx माना है, g of gx को hx माना गया है। और निकालना क्या है, निकालना है h डैश ऑफ -1 प्लस h डैश ऑफ 1 प्लस h डैश ऑफ 3 प्लस h डैश ऑफ 5, ये निकालना है। तो देखिए इसको तो मैं एक तरह से ऐसे कर सकता हूँ कि पहले मैं इसको अलग अलग इंटरवल में इसको लिखूँ और फिर डिफाइन करूँ। तो मैं पहले इसको hx लिखता हूँ, hx को मैं क्या लिखूँगा, gx के अंदर फिर gx x की जगह पे पुट करूँगा, hx ये होगा क्योंकि x - 2 gx था, mod of x - 2, इसी की जगह पर फिर मैं gx रखूँगा तो g of gx आ जाएगा। तो x की जगह पर मैंने mod of x - 2 और फिर mod, इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया। अब ये फंक्शन है, इसी फंक्शन के डेरिवेटिव, मतलब इसी फंक्शन को के डेरिवेटिव मैं -1, 1, 3 और 5 पर निकाल के जोड़ूंगा तो आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इंटरवल में डिफाइन करूँ तो ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हम इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ mod of x - 2 का ग्राफ। तो देखिए अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये अगर 2 है, x = 2, तो mod of x - 2 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा है। अब देखिए mod of x - 2 के ग्राफ में कितना घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, तो इसका ग्राफ कितना से नीचे आ जाएगा, 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो ये 0 पे है, तो मान के चलिए मैं नीचे करके इसको कुछ इस तरह से करा हूँ, ये नीचे में है mod of x - 2 2 0 0 -2, तो ये इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, ऐसे शिफ्ट करता हूँ, तो ये कितना होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको, इस ग्राफ को मैं 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया हूँ। ये क्या है, mod ऑफ, ये ग्राफ है आपको mod ऑफ x - 2 का ग्राफ है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा इसका वैल्यू, यहाँ पर 0 था तो 2 यूनिट मैंने नीचे किया तो -2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए अब इसका फिर मुझे mod लेना है, तो mod में क्या होगा, जहाँ पर भी ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इस ग्राफ का mod का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये mod ऑफ x - 2 का ग्राफ है। तो जब इसका मैं mod लूँगा तो क्या होगा, ये जहाँ जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पर उतना ही वैल्यू देगा, लेकिन पॉजिटिव में। तो देखिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ग्राफ क्या होगा, ओवरऑल जो आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन था, ये फंक्शन, इसका ग्राफ ये हो गया, ये वाला,
ये वाला ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो देखिए ये जो इस ग्राफ में जितनी भी लाइनें हैं वो मॉड ऑफ x माइनस 2 का पार्ट है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका स्लोप जो है ये माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका स्लोप -1 होगा। इसका स्लोप कितना होगा? अगर इसका -1 तो इसका +1, और इसका +1, फिर इसका क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये चारों स्ट्रेट लाइन जो है इसमें से कोई x माइनस 2 होगा तो कोई माइनस ऑफ x प्लस 2 होगा, तो इसका -1 होगा, इसका 1 होगा। तो देखिए इसमें है पहला h डैश ऑफ -1, -1 0 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या होगा इसका? -1, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। इसी तरह से देखिए 1 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर स्लोप क्या होना चाहिए? +1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? +1 होगा। और देखिए h डैश ऑफ 3, ये 2 से यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मतलब ये 3 जो है 2 और इसके बीच में लाई करेगा कहीं पे, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? इसका स्लोप क्या होगा? -1 होगा। और फिर देखिए ये जो 5 है वो इससे इधर लाई करेगा, ये 4 होगा शायद, ये 4 होगा, निकालना नहीं है, मतलब ये 4 ही होगा शायद। तो देखिए यहाँ पर जो है -1, तो यहाँ पर h डैश ऑफ 5 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक है -1, फिर एक है +1, फिर एक है -1, फिर एक है +1, ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, 0। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है, x²/25 + y²/16 = 1। इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट P मानना है। तो देखिए मैंने ये एलिप्स बना लिया, इसका एक फोकस ये S डैश और दूसरा S, और इस पर कोई पॉइंट मैंने P मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया a cos थीटा, b sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में एलिप्स पर ये पॉइंट मान लिया। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस एलिप्स के इस ट्रायंगल, ये जो S P S डैश ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका मैक्सिमम एरिया, इसमें से कौन इसका मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है। P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स एंड इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSS डैश देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डबल ऑफ। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस ट्रायंगल के मैक्सिमम एरिया के बराबर हो। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू b इंटू h, बेस इंटू हाइट। तो ये इस ट्रायंगल का बेस होगा, ये कितना होता है? 2AE होता है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा? ये वाला हाइट होगा, और ये कितना है? b sin थीटा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस जो कि 2AE है, और जो है हाइट कितना है? b sin थीटा है। तो ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, AE और b sin थीटा, AEB sin थीटा। sin थीटा इसके एरिया को अगर मैक्सिमम करना है तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसका एरिया कितना आ गया? ABE आ गया। अच्छा ठीक है, एरिया जो है ABE आ गया। अब E का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा मैक्स E का वैल्यू होता है E का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया AB के बगल में 1 - b √b² - a²। ये 5 × 4, A का वैल्यू 5 है उस इलिप्स का, A का, और B का 4, और इसका इसेंट्रिसिटी जो भी था उसको निकाल के 3/5 था, तो इसेंट्रिसिटी 3/5 आ गया, उससे मैंने गुना किया तो कितना आ गया? ये 12 आ गया। डेल्टा मतलब एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 12। अब देखिए इसके ऑप्शन नंबर बी को आप सीधा चेक कीजिए। तो देखिए इसके ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऊपर वाला चीज़ है ना, इसको मैं 2 मान लूँ XY, इसका AM GM के, देखिए हमेशा AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है, तो मैंने इस दोनों चीज़ का AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3a⁴ + 3b⁴, फिर यहाँ पर भी √9 टाइम्स 3 3 जा 9, फिर a⁴ b⁴। तो फिर ये इतना बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से a⁴ बाहर आ जाएगा, और इसमें से b² बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर? 3a⁴ b²। अब देखिए इस 2 को उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा कि 3a⁴ + 3b⁴ a⁴ b² ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि इसका जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 6। अगर 6 को मैं 2 से गुना करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम एरिया है इस ट्रायंगल का। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। हाँ, बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है cot α + β = 0, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है? इसका वैल्यू निकालना है। sin α + 2β का वैल्यू निकालना है। तो देखिए cot α + β कब 0 होगा? जब cos α + β 0 होगा। और cos कब 0 होता है? जब उसके अंदर का एंगल
इस फॉर्म का हो, 2n+1 π/2 के फॉर्म का हो, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टर्म को ठीक से देखिए, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा को ठीक से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन का साइन लिखिए, अब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 टाइम्स π/2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2n+1 टाइम्स π/2। इस 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस अल्फा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन के अंदर आ गया आपको 2n+1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए 2n+1 पाई का मतलब क्या है कि ये तो चाहे इसका वैल्यू 0 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो मैं इसका वैल्यू मैं एक बार के लिए 1 ले लेता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए, ज़्यादा समझ में आएगा, सीधा पुट करके कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस अल्फा। साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन अल्फा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, सही है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल इक्वल टू 1 साइन 3 थीटा साइन क्यूब थीटा 2 कॉस थीटा साइन 6 थीटा और साइन क्यूब 2 थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 9 थीटा साइन क्यूब 3 थीटा, और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप पहले क्या करो, देखिए यहाँ पर अगर 3 थीटा है, अगर यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पर कितना है, थीटा है। यहाँ पर 6 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा है। अगर मैं इसको 3x कहूँ तो ये क्या है, x है। अगर इसको भी मैं 3x कहूँ तो ये क्या है, x है। तो मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है। अब मैं इस तरह से आप देखेंगे ना, सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं सबको लिख सकता हूँ। तो जब ये सेकंड वाले कॉलम में से जब मैं थर्ड वाले कॉलम को 4 से गुना करके और सेकंड वाले कॉलम में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, 3 साइन 2 थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, 3 साइन 3 थीटा। तो मैंने अगला रो कैसे लिखूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा 1 2 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर लिखूंगा साइन 3 थीटा, यहाँ पर लिखूंगा साइन 6 थीटा यानी कि 3 टाइम्स 2 थीटा, और यहाँ पर लिखूंगा साइन 3 टाइम्स 3 थीटा, और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा। वैसा का वैसा ही रह जाएगा ये वाला रो। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको इतना लिख लिए, हाँ 3 साइन 2 थीटा 3 साइन थीटा। अब क्या कीजिए, आप इस वाले रो में साइन 3 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 साइन थीटा से डिवाइड कीजिए इस वाले रो में। तो देखिए कुल मिला के 3 साइन थीटा से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा, और यहाँ पर जब बाहर लेंगे हम 3 साइन थीटा तो यहाँ पर 3 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा 3 साइन थीटा और इसमें भी गुना हो जाएगा 3 साइन थीटा। तो देखिए ये गुना होकर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, और ये गुना होकर क्या हो जाएगा 3 का 3 रह जाएगा। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो 3 साइन 2 थीटा ये हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करोगे ना, मैंने सॉल्व किया यहाँ पर देखिए, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी बदल जाएगा 3 साइन 3 थीटा में। तो देखिए जब ये इसको 3 साइन 3 थीटा हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम डिटर्मिनेंट का बराबर हो जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 कॉलम बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए सवाल दिया हुआ है। सवाल ये है, लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x अपॉन x टेन 4x। ठीक है, अब देखिए x टेंडिंग टू 0 है, तो मैं अगर इसके नीचे में 4x लिखूं और फिर यहाँ पे 4x लिख दूँ तो ये वैसा का वैसा ही रह गया। तो देखिए अब क्या हो गया, 10x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पे, ये भी क्या है 4x टेंडिंग टू 0 पे टेंडिंग 0 है, 4x टेंडिंग टू 0 पर टेंडिंग 0 है, और ये भी 4x टेंडिंग 0 पर टेंडिंग 0 है। तो ये क्या हो गया 10x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना। तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। इसका दूसरा स्टेप, इसको मैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, फिर उसके बगल में 3 प्लस कॉस x को 3 प्लस कॉस x ही रहने दूंगा, और फिर नीचे में ये तो 1 हो गया
तो बचा क्या, x और 4x, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल है, और ये देखिए ये क्या है sin x²। अब sin स्क्वायर x अपॉन x², x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, तो sin स्क्वायर x अपॉन x² क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा। तो क्या बचा 3 प्लस cos x अपॉन 2 बचा। अब देखिए ये, अब इसमें से जो है इनडिटर्मिनेंसी खत्म हो गई। अब देखिए x टेंडिंग टू 0 पे इसका वैल्यू डिफाइंड है, वो है 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो है i बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, i इंटीग्रेशन है 1 अपॉन √3 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है 1 अपॉन √3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4, फिर है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, dx ये बराबर है k टाइम्स 0 से 1 अपॉन √3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 dx। ठीक है, अब देखिए मैंने ये वाली चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको उस फॉर्म में ले जाने का। अच्छा, अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं देखिए इसको, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने पे 0 आप प्राप्त करो तो आपके मन में कौन सा प्रॉपर्टी आना चाहिए, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, i बराबर होगा माइनस ऑफ 1/√3 अपॉन 1/√3, इसको लिख दूंगा माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, तो इसलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ एक्स की पावर 4। अब देखिए फिर cos इनवर्स है 2x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको चाह रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x², मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1/√3 से 1/√3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x², इतना लिख सकता हूँ। अब देखिए ये माइनस बाहर आ सकता है यहाँ पर, तो इस माइनस को अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखूँ प्लस कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए ये भी i है और ये भी i है, इस दोनों i को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा। देखिए मैं इस दोनों i को जोड़ता हूँ, अब मैं इस दोनों i को जोड़ता हूँ तो क्या होगा, जोड़ने पे 2i हो जाएगा, और आप क्या लिखोगे माइनस ऑफ 1/√3 लिमिट लिखोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/√3 और x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखोगे। अब देखो उस दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² होगा। अब प्लस में वो उधर से क्या आएगा, पहले वाले इक्वेशन से क्या आएगा cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है 1 होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो अगला लाइन आपके पास होगा 2i इक्वल टू माइनस 1/√3 से 1/√3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, और साथ में कांस्टेंट कितना आएगा π/2 dx, इतना ही आएगा। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब y एक्सिस के इस तरफ जैसा उसका ग्राफ होगा वैसा ही इस तरफ होगा, तो मतलब y एक्सिस के इस तरफ यानी कि 0 से लेके 1/√3 तक मैं एरिया निकाल लूँ, अब फिर वही एरिया बराबर होगा माइनस 1/√3 से 0 तक में, मतलब ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से 1/√3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 π/2 टाइम्स dx। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बाहर ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं इसको, तो पाई टाइम्स 0 से 1/√3 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। अब देखिए इधर क्या है 2i है, तो इस 2 को मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ से मत लिखो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे π/2, तो यहाँ पर कितना आ गया बताइए, k का वैल्यू क्या आ गया
के का वैल्यू आ गया π/2। तो ये कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन कौन सा है? के का वैल्यू π/2। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब कहीं पर गलती हुआ। कहाँ पर गलती हुआ? अरे यार, साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 होता है ना, इसको यहाँ पर 1 लिख दिया हम। तो π/2 होता है, तो π/2 और π/2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाई होगा ना, यहाँ पर पाई होगा, तो यहाँ पर भी पाई होगा। तो यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर 2 पाई था पहले से, और यहाँ पर 2 था, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 2 कटा तो क्या बचा? पाई बचा, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया? पाई आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है एक पैराबोला है y² = 16x। तो उसको मैं अगर बनाऊँ तो इस तरह से कुछ बनाऊंगा, y² = 16x, और एक लाइन दिया हुआ है x = 9। तो ये वो लाइन है x = 9, ठीक है। अब जो है एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है p, जिसको बोला है 9a, 6 है। तो a का रेंज बताना है, सच डैट a का रेंज बताना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट इस पैराबोला और इस लाइन से कवर्ड जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर आ रहा है। तो देखिए, मैं अगर इसके x कोऑर्डिनेट को 9a कहता हूँ तो x = 9a लिखूंगा और y = 6a लिखूंगा। तो ये क्या कह रहा है? x = 9a कह रहा है, a = x/9 है। अब देखिए y = 6a, मैं 6a में एक जगह पे मैं लिखता हूँ x/9, तो क्या हो जाएगा? x/9 जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा y = 2x/3। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन जो है x = 9 जो लाइन है उसको कट करेगा। x = 9 पे ये कितना वैल्यू दे रहा है? 6 दे रहा है वैल्यू, जबकि पैराबोला कितना दे रहा है? x = 9 पे 12 दे रहा है y का वैल्यू, यानी कि ये कुछ यहाँ पे कट करेगा, 9,6 पे कट करेगा। तो इसका मतलब अगर इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, इस लाइन का x हमको कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जब इस लाइन पर x 0 से लेके 9 तक रह रहा है, तब तक ये लाइन इसके अंदर आ रहा है। तो बताइए 9a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 9a का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू होना चाहिए 0 से 9 तक, यानी कि 9a बिलोंग्स टू 0 से 9। तो a बिलोंग्स टू 0 से 9/9, यानी कि 0 से 1, ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 2 प्लेन दिया हुआ है। एक प्लेन है x - 2y + 3z = 5, और दूसरा प्लेन P2 है जो कि 2x - 3y + z + 4 = 0 हुआ है। कह रहा है ये 2 प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड पासिंग थ्रू 1, 1, 1। एक प्लेन का इक्वेशन बताइए, उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसका जो है जो परपेंडिकुलर है किस लाइन के? इस P1 और P2 के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन क्या है? उस प्लेन के नॉर्मल है। यानी कि मैं अगर इस P1 P2 के पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँ तो मैं इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँगा, और फिर इस प्लेन पर एक पॉइंट भी पता है हमको 1,1, तो फिर इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका जो है आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालोगे, वो तो आपको पता है कि नॉर्मल का डायरेक्शन, इस दोनों लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, और उसको फिर जो है x - 1 मतलब फिर निकाल सकते हैं, सीधे हो जाएगा। इसके बाद ये सवाल आसान है, कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो इंटीजर टाइप है उसमें है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगर किसी इसके ये एक दिया हुआ है कि 1/x³ 8/3 + x² log 10x का पावर 8 कर रहा है। इसका जो 6th टर्म है ना उसका वैल्यू 5600 दिया हुआ है, 5600। तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो इसका T6 को आप क्या लिख सकते हैं? T5 + 1। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 8c5 x³ - 8/3 टाइम्स इसका पावर क्या लिखेंगे? 8 - 5 NCR/n - r है ये, और फिर x² log 10x यानी कि दूसरा टर्म, फिर उसका पावर कितना होगा? 5 होगा। r ये कितने के बराबर आना चाहिए? 5600 के बराबर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अंतिम में क्या आता है? अंतिम में ये आता है, यहाँ पर थोड़ा सा सही है, इसको जानने की जरूरत है। x² × log x to the base 10 का पावर 5 = 100। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से आप सीधे सीधे देख सकते हो कि x का वैल्यू मैं अगर 10 रख दूँ, सीधे सीधे दिख रहा है, तो जो है
ये इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 10 आंसर होना चाहिए। रुक देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि f(x) एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है? एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का। वो फंक्शन क्या है? किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है? 2 10x इंटू 10x प्लस सेक x, इसको रूट के अंदर लिखा है उन्होंने dx। ये है f(x) और f(π/6) दिया हुआ है और f(0) पूछ रहा है। तो पहले अगर इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो बात खत्म है सीधा सीधा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, इतना समय भी नहीं होता है किसी के पास देखने का। तो फिर देखिए 1 + 2 10² x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 10x इंटू सेक x लिखेंगे, फिर dx हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसमें से मैं लिखता हूँ, इसमें से एक 10² x 1 के साथ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + 10² x, और 1 + 10² x क्या होता है सेक² x, और एक 10² x अभी भी बचेगा, बचा। और फिर बचेगा 2 10x इंटू सेक x dx। अब देखिए ये ठीक से देखिए इसको, ये क्या है सेक x प्लस 10x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ √ सेक x प्लस 10x का होल स्क्वायर dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक x प्लस 10x dx। अब इसको यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है। f(x) क्या है? sin x/3 प्लस cos 3x/10, और दिया हुआ है कि f(100n π + x) = f(x). तो बताइए, तो कह रहा है कि n का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए अगर f इतना प्लस x f(x) के बराबर है तो ये क्या होगा f(x) का पीरियड होगा, t होगा। तो पीरियड क्या है f(x) का? f(x) का पीरियड है 100n π। अब हम निकालते देखिए पीरियड इसका। sin x का पीरियड 2π होता है, तो sin x/3 का पीरियड क्या होगा 6π। 2π को 3 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से इसका क्या होगा बताइए, अगर cos x का 2π होता है तो इसका क्या होगा 20π/3। अगर इस दोनों का मैं कॉमन पीरियड ले लूँ, इसका मैं कॉमन पीरियड निकालना चाहता हूँ, मतलब इस दोनों का अगर मैं कॉमन पीरियड निकालूँ तो f(x) का कॉमन पीरियड आ जाएगा, f(x) का पीरियड आ जाएगा। तो पहला क्या है 6π और 20π/3। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। अब देखिए एलसीएम हमेशा हम किस चीज़ में सीखे हुए हैं एलसीएम लेना, जब केवल नंबर हो, मतलब ऐसे सिखाया जाता है नंबर हो 5 हो 2 हो इसका ले लो। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले आप ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो और फिर नीचे वाले नंबर का एचसीएफ ले लो। तो देखो मैं नीचे वाले नंबर 1 और 3 का एचसीएफ लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा उसका एचसीएफ, और 6 और 20 का आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा कितना आएगा 620, 2 3 जा 6, 10 दूनी 20 या 60 आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा। और फिर पाई का पाई गुना होगा तो कितना आया, इस हिसाब से 60 पाई आया। तो अब हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, पीरियड क्या होता है, ये पीरियड होगा, लेकिन ये पीरियड क्या होता है कि वो शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाद ये फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करे। तो कभी कभी हमको अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करके देखना पड़ेगा कि 30 पाई यानी कि इसके आधा पे क्या इसका पीरियड आ रहा है। तो देखिए 0 पे कितना देगा f वैल्यू 1 देगा, और 30 पाई रखता हूँ मैं इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 पाई हो जाएगा अंदर बनेगा, और इसमें कितना बनेगा ये 9 पाई बनेगा। तो cos 9 पाई का वैल्यू कितना होता है -1, जबकि तो फिर ये 30 पाई पे कितना दे दिया वैल्यू -1, और जबकि 0 पे कितना दिया था 1, यानी कि पीरियड इसका 35 नहीं है, तो इसका पीरियड कितना है 60 पाई, यानी कि 100n पाई कितना के बराबर होगा 60 पाई के बराबर होगा। ठीक है 100n पाई किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। नहीं यहाँ पर 100 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10n पाई 60 के बराबर होगा। तो कितना हो गया n का वैल्यू आ गया आपको 6, तो आंसर कितना होगा 6 होगा इसका।